हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने फिर से एक नई शुरुआत करके इस बजट वाले हिस्से को, हमारी इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पढ़ना शुरू किया। हमने पिछले 3 लेक्चर्स में बजट को अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ा और अभी इसकी 2-4 लेक्चर्स और होनी है, जिनमें हम बहुत छोटी छोटी बातों तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में मूलतः 2 हम विशेष जो अवधारणाएं हैं और 2 कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बात करेंगे, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बात किए। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, ये 2 शब्द आज हम राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, ये 2 कॉन्सेप्ट और मध्य प्रदेश के आंकड़े, ये इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत कुछ ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस 2 छोटी छोटी सी बातें कि राजस्व घाटा क्या होता है और राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये दोनों हम पढ़ेंगे। और फिर मध्य प्रदेश के जो बजट में आंकड़े हैं इससे रिलेटेड, उन दोनों पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। तो पहले हम राजस्व घाटे वाले शब्द पर आते हैं कि राजस्व घाटा क्या होता है। बहुत शांति से समझना बच्चों, ज्यादा सोच विचार करोगे या ज्यादा बातें सोचने लगोगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। जब मैंने आपको बजट पढ़ाना शुरू किया था, मैंने आपको पढ़ाया कि भैया बजट जो है वो क्या होता है। हमने पढ़ा कि आय और व्यय का जो लेखा जोखा का जो लेखा वार्षिक लेखा जोखा होता है, वार्षिक लेखा जोखा, वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। लेकिन ये एक प्रकार का क्या होता है, अनुमान होता है, अंदाजा होता है कि इस साल हमें इतना अमाउंट ऑफ पैसा आएगा और इतना पैसा ये आएगा और इतना पैसा हमें खर्च करना है। अब ये जो खर्च करना है ये पैसा और ये आएगा, ये कहां से आएगा, ये सब इस बजट में लिखा हुआ होता है। लेकिन जब हम इस बजट के डीप में गए, जब हमने इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो हमको समझ आया कि बजट में जो आय और व्यय होती है, आय और व्यय जो ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, इसे हम राजस्व प्राप्तियों के नाम से या प्राप्ति, राजस्व छोड़ो भी प्राप्तियों शब्द से पढ़ते हैं। ये जो प्राप्तियां हैं ये हमें 2 प्रकार की होती है। हमारी इनकम जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है राजस्व प्राप्ति और दूसरी होती है प्राप्तियां, और दूसरी प्राप्तियां होती हैं पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्तियां। और सेम टू सेम पैटर्न पे हमने अपने व्यय या खर्च को भी पढ़ा है कि व्यय या खर्च भी 2 भागों में बटा होता है, राजस्व व्यय होता है और पूंजीगत व्यय होता है। ये 2 प्रकार के हमारे खर्चे होते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये बात कितनी बार पढ़ाओगे, कितनी तो बार पढ़ा दिया आपने इस सीरीज में, 3 वीडियो में 25 बार पढ़ा चुके हो कि बजट में आय को हम प्राप्तियां कहते हैं, व्यय को हम खर्च या व्यय कहते हैं। आय जो है वो 2 भागों में बटी हुई होती है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति में हम उन पैसों को लेते हैं जो हमें टैक्स वसूल करने से या किसी भी दैनिक खर्चों से जो प्राप्त होते हैं, दैनिक इनकम से जो प्राप्त होते हैं, वह सब जो प्राप्त पैसा होता है वो राजस्व आय कहलाता है। या केवल टैक्स मत जोड़ना, हमने मान लो किसी को ब्याज दे रखा, ब्याज में पैसे दे रखे, तो उसका ब्याज भी हमें यही प्राप्त होगा। पूंजीगत प्राप्तियों में हमने जो असेट्स बनाए हुए हैं, मान लीजिए कि भारत की सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार ने बीएनपी बैंक नोट प्रेस बनाया है, या एल्केलाइड फैक्ट्री नीमच बनाया है, या इसके जैसे बीपीसीएल हो या एचपीसीएल हो या कोई भी हो, वो हमने बहुत सारी फैक्ट्रीज बना रखी है और उनकी जो हिस्सेदारी, मध्य प्रदेश भी उसमें हिस्सेदार है। मध्य प्रदेश की सरकार को वहां से पैसा मिलता है, तो वो जो पैसा है वो सब आपको पूंजीगत प्राप्तियों में आएगा। खर्च में भी ऐसा ही है
कि जो हमारे रूटीन के खर्च होते हैं, रूटीन के खर्च हमारे राजस्व व्यय कहलाते हैं। सरकारी लोगों की सैलरी और ये सब प्रकार के खर्चे। पूंजीगत व्यय में हमें वो खर्चे देखने हैं जो हम सड़क बनाने में या हमने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में या अन्य ऐसे खर्चे जो कि सरकार को बाद में मिलेंगे, वो किसी न किसी रूप में सरकार के पास बचत के रूप में बने हुए बिल्डिंग्स के रूप में रहेंगे। अब आज का जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है राजस्व घाटा। क्या शब्द हम पढ़ रहे हैं? राजस्व घाटा। तो आपको इस पूरे चार्ट में दो जगह राजस्व दिख रहा है। आपको एक तो ये यहाँ राजस्व प्राप्तियां दिख रहा है और दूसरा ये राजस्व व्यय दिख रहा है। अब मैं इसी पर फोकस करने वाला हूं। आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो है राजस्व घाटा। तो सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरी तरफ सरकार का राजस्व घाटा है। तो जो सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व घाटा है, अगर राजस्व प्राप्तियां सरकार की 100 रुपए है और राजस्व व्यय, घाटा नहीं, राजस्व व्यय, तो सरकार का राजस्व व्यय भी 100 रुपए है, तो सरकार को ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, सरकार बराबर में है। अगर मान लीजिए कि राजस्व प्राप्तियां 90 रुपए है और राजस्व व्यय 100 रुपए है, मतलब सरकार को दैनिक चीजों से जो इनकम हो रही है वो 90 रुपए है, जबकि दैनिक खर्चे हमारे 100 रुपए हैं। तो ऐसे में 10 रुपए सरकार को कहीं से उधार लेने पड़ेंगे और ये 10 रुपए जो सरकार को कम मिल रहे हैं, यही राजस्व घाटा है। लेकिन हम यहाँ दो शब्द समझने वाले हैं, राजस्व घाटा और राजस्व आधिक्य। ये दो शब्द एक साथ समझो, राजस्व घाटा और राजस्व आधिक्य। तो राजस्व घाटे का मतलब होता है कि सरकार के राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के बीच का अंतर। जब सरकार की राजस्व प्राप्तियां अधिक मतलब कम हो जाती है और राजस्व व्यय अधिक हो जाता है, तो यहाँ पर उसे माइनस में मिलता है राजस्व। इसे ही हम राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा बोल रहा हूं मैं, राजकोषीय घाटा नहीं बोल रहा हूं। अभी वो कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में समझाऊंगा। राजस्व आधिक्य क्या होता है? जब सरकार की राजस्व प्राप्तियां तो अधिक हो, ये अधिक हो जाए, और सरकार का राजस्व व्यय जो है ये कम हो जाए, तो सरकार को यहाँ प्लस में पैसे बचेंगे, वो स्थिति राजस्व आधिक्य कहलाएगी। अब आप समझो कि जो मध्य प्रदेश जिसमें हम रहते हैं, मेरा प्यारा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश 2021 से पहले, 2020-21 से पहले राजस्व घाटे की स्थिति में चलता था। 2021 के बाद ये राजस्व आधिक्य की स्थिति में आया है। तो आपको ये चार्ट के रूप में आंकड़े बताता हूं, आंकड़े अपने दिमाग में सेव करके रखने हैं कि देखो भैया, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश पिछले 5 सालों में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में राजस्व आधिक्य की स्थिति है। क्या है? राजस्व आधिक्य वाला राज्य है ये हमारा, या ये पिछले 5 वर्षों से राजस्व आधिक्य की स्थिति में चल रहा है। हम पिछले 5 वर्षों से राजस्व आधिक्य में हैं। यहाँ चार्ट के रूप में देखना कि अंतिम बार हम जो है 2020-21 में राजस्व घाटे में थे। राजस्व घाटा हमें हुआ था आखिरी बार, राजस्व घाटा 2021 की स्थिति में हुआ था, और वो यहाँ देखा जा सकता है। ये चार्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। हमारा जो राजस्व प्राप्त हुआ और जो राजस्व में व्यय हुआ, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, इन दोनों के बीच में 2020-21 में तो हम नेगेटिव हमें प्राप्त हुआ था, -18,356 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो ये राजस्व घाटे की स्थिति थी। क्या थी ये? राजस्व घाटे की स्थिति। लेकिन 2020-21-22, 23-24
और 25-26 मतलब वहां से 5 सालों में लगातार हम राजस्व आधिक्य की स्थिति में आ गए हैं। तो अब आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि राजस्व घाटा क्या होता है। तो राजस्व घाटे का मतलब है हमारा ये जो बजट है, इस बजट में एक तरफ होती है आय और एक तरफ होते हैं व्यय। आय को दो भागों में बांटते हैं, राजस्व आय और पूंजीगत आय। कौन सी आय? पूंजीगत आय। फिर यहाँ व्यय में भी दो प्रकार होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। आप दोनों कॉन्सेप्ट को समझें। राजस्व आय मतलब सरकार को टैक्स वसूल करने या फिर दैनिक कार्यों से जो इनकम होती है वो राजस्व आय कहलाती है। पूंजीगत आय मतलब वो पैसा जो सरकार को फैक्ट्रियां चलाने या किसी अलग कार्यों मतलब अनएक्सपेक्टेड कार्यों से मिलता है। जो एक्सपेक्टेड है, आपको साल के पहले ही याद है कि ये पैसा आएगा, वो सब राजस्व आय है। अनएक्सपेक्टेड जो पैसा है वो सब पूंजीगत आय है। पूंजीगत आय और राजस्व आय आ गई समझ? तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय भी समझो। हम अपनी सरकार को चलाने के लिए जो रोज खर्चा कर रहे हैं, जो हम खर्चा करते हैं वो पैसा खत्म हो जाता है, वो सब राजस्व व्यय। और ऐसा पैसा जो किसी रूप में बदल जाता है, जैसे सड़क, बिल्डिंग, पुल, डैम, बांध किसी भी रूप में बदल जाए, वो सब पूंजीगत व्यय। तो यहाँ जो बात की जा रही है वो इस हिस्से और इस हिस्से के कम और ज्यादा होने से जो अंतर पैदा होता है, तो उसी से जन्म लेती है स्थिति राजस्व घाटा या राजस्व आधिक्य। तो मध्य प्रदेश आज से 5 साल पहले तक तो राजस्व घाटे की स्थिति में चलता था, अब वो पिछले 5 सालों से राजस्व आधिक्य की स्थिति में आया है। आंकड़े चेक कर लो एक बार, रट लो इनको, बहुत अच्छे से आंकड़े अपने दिमाग में होने चाहिए कि भाई राजस्व आधिक्य की स्थिति पहली बार 2021-22 में आई, जब हमें हमारी सरकार को जो रोज की इनकम होती है और रोज के जो खर्च होते हैं उनके बीच अंतर पॉजिटिव में मिला। 4,815 करोड़ रुपए का साल भर में हमें राजस्व आधिक्य मिला। फिर इसके बाद हर साल याद रखते हुए ना रखते हुए केवल 25-26 पे आ जाओ, जहां हमें 618 करोड़ रुपए राजस्व आधिक्य मिला है। कुछ लोग इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे। राजस्व आधिक्य का मतलब ये नहीं है कि पिछले साल जो राजस्व मिला उससे इस साल के राजस्व में क्या वृद्धि हो गई, इसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है। मैं फिर से एक बार बोल दूं, राजस्व आधिक्य शब्द का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इसका अर्थ यूं कह दे कि पिछले साल जो मिला, पिछले साल जो मिला, साल जो राजस्व मिला उससे इस साल जो हमें राजस्व मिला उसमें अगर वृद्धि हो जाए तो उसे राजस्व आधिक्य कहते हैं। ये गलत परिभाषा है, ये बिल्कुल दिमाग में मत आने देना। सरकार जो राजस्व प्राप्त करती है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के बीच अगर पॉजिटिव अंतर हो तो वो राजस्व आधिक्य कहलाएगा और नेगेटिव अंतर हो तो वो राजस्व घाटा कहलाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आज की क्लास में आप लोगों को बताना है। एक और कॉन्सेप्ट साथ में बताऊंगा, राजकोषीय घाटा, वो भी बता रहा हूं अभी 5 मिनट बाद। इसको समझो कि राजस्व घाटा जो है या राजस्व आधिक्य जो है, राजस्व घाटा हो या राजस्व आधिक्य हो, वो दोनों की दोनों स्थितियां राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच अंतर को बताती है। मन से कुछ भी मत लिख देना, मन से कुछ भी मत सोच लेना, ये आपको परिभाषा याद रखनी है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे जीडीपी का कितना प्रतिशत राजस्व घाटा हमें होता है और कितना प्रतिशत राजस्व आधिक्य हमें होता है। हमारे मध्य प्रदेश की जीडीपी को हम जीएसडीपी कहेंगे क्योंकि राज्य है, तो राज्य के लिए स्टेट शब्द होना जरूरी है क्योंकि देश और राज्य में अंतर करना है। तो जी माने ग्रॉस
स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएसडीपी जो है वो इस चार्ट से आप समझें कि इस चार्ट में आपको पिछले 5 सालों का डिफरेंस दिखाया जा रहा है कि 2020-21 तक हम 20 तक हम 2% राजस्व घाटा झेलते थे। बाद में हम वर्तमान में राजस्व आधिक्य की स्थिति में आए और हमें 0.4% राजस्व आधिक्य मिला है इस साल। अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट कर लो, कितना राजस्व घाटा था, कब था, वर्तमान में क्या स्थिति है। परीक्षा वाला सोच सोच कर घुमा घुमा करके जब प्रश्न पूछेगा तो वो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अच्छे आंसर कर पाएंगे, और जिनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल थर्ड क्लास है वो ठीक है बैठे रह जाएंगे। तो आप लोग अब अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा तगड़ा करने की कोशिश करो। अब हम एक और नई उस पे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमें राजस्व वाला घाटा भी पढ़ना है। हमने जो अभी पढ़ा वो था राजस्व घाटा। अब हम जो पढ़ेंगे वो शब्द है राजकोषीय घाटा। क्या शब्द पढ़ेंगे? राजकोषीय घाटा। ये आप अपने दिमाग में और जमा लें। इसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट एफडी भी कहा दिया जाता है कभी कभी शॉर्टकट में, लेकिन ये बहुत उम्दा उच्च स्तर की बात हो जाएगी। एफडी माने फिजिकल डेफिसिट। क्लियर है? अब ये कॉन्सेप्ट और राजस्व घाटा, इन दोनों के बीच पहले अंतर समझ लेते हैं। हम अपने दिमाग में ये सेट करें कि राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, जब हम बात करते हैं राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय की तुलना करके पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्ड देखते हैं तो वो राजस्व घाटा होता है। जबकि पूरी सरकार को जो इनकम हुई, अब इनकम तो दो प्रकार की है ना, राजस्व प्राप्ति भी है और पूंजीगत प्राप्ति भी है। पूंजीगत प्राप्ति भी है, फिर खर्च, ये आय है आपकी, फिर खर्च भी तो दो प्रकार का है, राजस्व खर्च व्यय है और पूंजीगत व्यय है। तो अब हम जब बात करेंगे राजस्व की तो फिर उसमें ये दोनों के दोनों टर्म आ जाएंगे। जब राजस्व की बात होगी तो केवल राजस्व आएगा और राजकोषीय की बात होगी तो टोटल इनकम सरकार की टोटल इनकम में से जब टोटल खर्चे घटाए जाएंगे तो अगर उसे पॉजिटिव में पैसे बच रहे हैं, बचत हो रही है, तो वो कहलाएगा राजकोषीय आधिक्य। और अगर उसे माइनस में बैलेंस बच रहा है तो उसे हम कहेंगे राजकोषीय घाटा। क्लियरली समझ लो, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये है राजकोषीय घाटा। क्या है ये? राजकोषीय घाटा। राजकोष मतलब सरकार का खजाना। क्या है? सरकार का खजाना। अब इस सरकार के खजाने में जो टोटल इनकम हुई, टोटल इनकम में से टोटल खर्चों को घटाया जाएगा। तो अगर हमारी जेब में प्लस में बैलेंस बचेगा तो हम राजस्व आधिक्य कहेंगे और माइनस में बचेगा तो राजस्व घाटा कहेंगे। उदाहरण, अगर सरकार की टोटल इनकम 100 रुपए और सरकार का खर्च 90 रुपए तो 10 रुपए हमारी बचत हो गई। ये हमारा क्या कहलाएगा? राजस्व, राजकोषीय आधिक्य। क्या कहलाएगा? राजकोषीय आधिक्य। अगर सरकार की इनकम 90 रुपए है और खर्चिया चलो 100 ही ले लो, सरकार की इनकम 100 ही है लेकिन उसने 110 रुपए खर्च कर लिए, तो ये 10 रुपए जो माइनस में हमें उधार लेकर के करने हैं, ये 10 रुपए हमारा राजकोषीय घाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राजकोषीय घाटा। दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट कर लो बच्चा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर ये समझ में आ गया, जब हमारी सरकार के कुल आय और सरकार का कुल आय और व्यय का हिसाब देखा जाता है, तो उसमें उधार को छोड़कर, यहां देखना, ध्यान रखना, उधार को छोड़ करके, उधार नहीं जोड़ा जाता है उसमें, क्योंकि उधार तो उसको हम पूरा करने के लिए ही ले रहे हैं ना, 10 रुपए जो हमें, मतलब अगर हमारी सरकार की आय कम है और पैसा खर्च ज्यादा कर रही है तो घाटा, और अगर सरकार की आय ज्यादा है और खर्च कम हो पाया तो राजस्व राजकोषीय आधिक्य हो जाएगा। अब हम मध्य प्रदेश के आंकड़े समझने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट आपके सामने यहाँ रखा हुआ है कि जीडीपी के अनुपात में हमें कितना राजकोषीय घाटा होता है मध्य प्रदेश में, वो समझो। आपको ये चार्ट अच्छे से दिखाई दे रहा होगा क्या? कहीं पर भी आपको ये चार्ट दो तरफ दिखा, इस दिशा में और इस दिशा में है नहीं, मतलब मध्य प्रदेश को पिछले साल भी, पिछले 5 साल पहले भी और 10 साल पहले भी राजकोषीय तो घाटा ही हुआ है। अब देखो दोनों में अंतर हो गया ना, राजस्व घाटा शब्द जब आएगा तो हमें 5 साल पहले घाटा होता था, अब फायदा होता है, राजस्व आधिक्य हम हैं, जबकि राजकोषीय की स्थिति में तो हम घाटे में ही हैं। टोटल हमारी जीडीपी का 5%, 5.44% हमें 2020-21 में राजस्व घाटा हुआ। अब इस साल का देख लो, 4.66% हमें राजस्व घाटा होगा, राजकोषीय घाटा होगा। कितना? 4.66%, इतना राजकोषीय घाटा हमें होगा इस साल, ऐसा सरकार का अनुमान है। और ये जो 4.66% है, इसका मतलब छोटा मोटा नहीं है, 78,000 करोड़ रुपए, 78,902 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सरकार को उधार लेकर के अपने काम चलाने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझो बेटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा मतलब हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार की टोटल इनकम में से जब टोटल खर्चे घटाए जाएंगे, एक्सपेंडिचर्स घटाए जाएंगे, तो मध्य प्रदेश की सरकार 78,902 रुपए, 2 करोड़ रुपए, कितना? 78,902 करोड़ रुपए माइनस में होगी। और ये जो पैसा है ये मध्य प्रदेश की सरकार को कम मिला होगा। इस साल हमें इतना पैसा कहीं से उधार लेना होगा। कितना? 78,902 करोड़ रुपए, जो कि 2025-26 में राजकोषीय घाटे को दर्शाता है। क्या है? राजकोषीय घाटा। अब राजस्व में तो आधिक्य है, राजस्व आधिक्य है, लेकिन राजकोषीय घाटा हो गया है। तो ये जो हम आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये जीडीपी का कितना प्रतिशत है? जीएसडीपी का, ये जीएसडीपी का 4.66% हमें है कि हमें इस साल इतना पैसा उधार लेकर के कहीं से लाना होगा, तब मध्य प्रदेश सरकार अपना सारा जो उसने बजट बनाया है उसका पालन कर पाएगी। कितना पैसा? 78,902 करोड़ रुपए। कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करो, आगे बढ़ो। मैं आशा करता हूं कि आज जो हमने 2 विषयों पर बात की, 2 विषय कौन से? राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। क्या? राजकोषीय घाटा। इन दोनों को आपने समझ लिया होगा। मध्य प्रदेश में राजस्व घाटा नहीं होता। राजस्व घाटा आखिरी बार हमें 2020-21 में हुआ था। अब वर्तमान में हमें राजस्व आधिक्य मिलता है। क्या मिलता है? राजस्व आधिक्य। जबकि राजकोषीय घाटा, आज से 25 साल पहले भी हम घाटे में ही थे और आज भी हम राजकोषीय घाटे में ही हैं। कितना होता है? 4.66% 2025-26 के लिए अनुमान है, अर्थात 78,902
902 करोड़ रुपए हमें कहीं से उधार लाने हैं, तब जाके मध्य प्रदेश अपने खर्चे चला पाएगा। ढंग से इन कॉन्सेप्ट को समझ लिया हो तो इनको बहुत बेहतरीन ढंग से एक बार शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अपने पास रखना, बनाकर ये एग्जाम में खूब काम में आएंगे। चलिए अब मैं विदा लेता हूँ। सभी ने क्या कमेंट किया, अधिक राजकोषीय घाटा मतलब राज्य का उधार ज्यादा हुआ। हाँ, राजकोषीय घाटे का मतलब ये कि हमारा उधार बढ़ते जाएगा और हम बहुत उधार में हैं। अब मैं बाद में बताऊंगा कि टोटल कितना उधार कर चुकी है आज तक मध्य प्रदेश की सरकार। चलिए अभी विदा लेता हूँ। सबको विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।